प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा AMS एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है समास। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है बेटा, उस परीक्षा में समास में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर लगाए शुरू करते हैं हिंदी में समास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी में समास। तो ध्यान दो बेटे, सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा कि समास होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बनता है वो ये है, समास का अर्थ है छोटा, है ना, छोटा या संक्षिप्त। समास शब्द का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, समास शब्द में सम उपसर्ग है ना, सम उपसर्ग है और अस धातु है ना, सम अस, छोटा या संक्षिप्त। तीसरी खास बात सुन लीजिए, क्या है, समास का जो विलोम है ना बेटे, समास का जो विलोम शब्द है वो है व्यास। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास, है ना। तो छोटा या संक्षिप्त, तो ये याद रखिएगा। छोटा या संक्षिप्त, और सम इसमें उपसर्ग है, विलोम शब्द होता है इसका व्यास। चले आगे, अब देखिए आगे, समास कहते किसे हैं? जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं तो समास बनता है। कोई भी दो सार्थक शब्द, जैसे बेटे शब्द है राम प्लस ईश्वर, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, राम शब्द भी सार्थक है और ईश्वर शब्द भी सार्थक है ना। जब तक दो शब्द मिलेंगे नहीं, समास बनेगा नहीं। तो देखो, पहला शब्द है राम, दूसरा शब्द है ईश्वर, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक। राम मीन्स रमन्ते यस्मिन सर्व प्राणिना इति रामः, जो सब में रमा हुआ है। बोलते हैं ना, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। ऐसा ही शब्द है ईश्वर। ईश माने देव, वर माने श्रेष्ठ। तो राम और ईश्वर, है ना बेटा। तो दो सार्थक शब्द मिल गए तो समास बन गया। ये बन गया समस्त पद, रामेश्वर, रामेश्वर। और रामेश्वर में समास हो गया बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिए बेटे, ये हो गया बहुव्रीहि समास। याद रहेगा ना। तो जो बातें आपको याद करनी है, समास का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। समास का विलोम है व्यास या विस्तृत, है ना। समास का विलोम हो जाएगा व्यास और संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तृत। समास का एक विलोम विग्रह भी होता है, ध्यान दीजिएगा, विग्रह। और समास में शब्दों की प्रधानता होती है। जैसे संधि में वर्णों की प्रधानता होती है, ऐसे ही समास में शब्दों की प्रधानता होती है। अब सबसे खास बात देखिएगा, क्या है, देखो बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दो शब्द, है ना, दो सार्थक शब्द, दो सार्थक शब्द जब मिलते हैं ना बेटे, तभी समास बनता है।
कोई भी दो सार्थक शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं फिर लिखूं, यहां पर मैंने लिखा घन और दूसरा लिख दिया बेटे श्याम, है ना। तो ये सार्थक और ये सार्थक। तो घन श्याम, घन के समान सांवला। अब एक और खास बात, जब तक दो शब्द मिलेंगे नहीं समास बनेगा नहीं। तो जो पहला शब्द है ना बेटे, इस पहले शब्द को कहते हैं पूर्व पद, है ना, और दूसरे शब्द को कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, पहला शब्द कहलाता है पूर्व पद और दूसरा शब्द कहलाता है उत्तर पद। और जब दोनों पद मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं समस्त पद। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद। समास में कम से कम दो शब्द तो होते हैं। पहले शब्द को कहेंगे पूर्व पद, दूसरे शब्द को कहेंगे उत्तर पद। दोनों पद मिलेंगे तो बनेगा समस्त पद, समस्त पद को अलग कर देंगे तो बनेगा विग्रह पद। तो ध्यान दो, घन जमा श्याम, ये बन गया बेटे घनश्याम, है ना। तो घनश्याम क्या कहलाएगा? घनश्याम कहलाएगा समस्त पद, है ना। और समस्त पद को अलग करके लिखना कहलाएगा विग्रह। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? बोले घन के समान श्याम है जो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो घनश्याम शब्द के दो प्रकार से विग्रह बनते हैं। एक तो बनेगा कर्मधारी है, घन जैसा सांवला। दूसरा बनेगा बहुव्रीहि, घन के समान श्याम है जो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि का विग्रह। तो याद रहेगा बेटा। एक और खास बात देखिएगा, एक होता है शब्द और एक होता है पद। इन दोनों में क्या अंतर है ये भी आप देख लीजिएगा। देखो बेटे, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा र जमा आ प्लस म प्लस अ, तो ये बन गया राम। तो ये राम बन गया शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। और व्याकरण शास्त्र का दूसरा नाम भी क्या है? शब्द शास्त्र, है ना। व्याकरण का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। ध्यान दीजिएगा, शब्दानुशासन। शब्द जमा अनुशासन। तो ये शब्द है। और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। याद रहेगा बेटे, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो वो शब्द शब्द में रह करके पद बन जाता है। पाणिनि व्याकरण में कहते हैं अष्टाध्यायी में सुप्तिगंतम पदम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूं राम, राम शब्द है, फिर मैं कहूं राम जी वन जाते हैं, तो राम जी वन जाते हैं, राम जी वन जाते हैं। तो यहां राम जी जो है ना बेटा, ये कर्ता पद हो गया, कर्ता पद, है ना। ये कर्ता पद, ये कर्म पद, ये क्रिया पद। तो इस तरह से प्रत्येक जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पद बन जाएगा। तो याद रहेगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं समास के भेद। तो समास के भेद, तो ध्यान दो बेटे, समास के जो भेद हैं वो हिंदी में सबसे पहले आता है हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। और दूसरा जो है बेटे वो है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। और फिर है द्विगु समास। और फिर है बेटे द्वंद्व समास।
द्वंद्व। और फिर है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर है बेटे, समास के कुल भेद होते हैं 6। सबसे पहले अव्ययी भाव समास है, तो याद रहेगा ना, अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, और फिर है द्विगु, और फिर द्वंद्व, और फिर बहुव्रीहि। यदि हम इन समासों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक समास में उसकी परिभाषा भी छुपी हुई है। जैसा कि पहला ना अव्ययी भाव, तो इसकी क्या परिभाषा है? बोले जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। तो इसमें देखो पहला अव्यय है ना, अव्यय। तत्पुरुष, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद है तत्, दूसरा है पुरुष, तो पुरुष शब्द का तो अर्थ ही प्रधान है, तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। और कर्मधारय और जो द्विगु है ना बेटे, ये दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। आचार्य पाणिनि ने यह माना है कि तत्पुरुष समास के ही दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो याद रहेगा ना, हाँ, तो इन दोनों में भी दूसरा पद ही प्रधान होगा। और द्वंद्व में देखो, यहां पर भी द के पैर में वह है ना, यहां भी द के पैर में वह, मीन्स जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम है ना, तो जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसे कहेंगे द्वंद्व समास। फिर है बहुव्रीहि। यहां पर बहु मीन्स बहुत से, और व्रीहि माने नाम, बहुत सारे नामों वाला, है ना, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर के किसी तीसरे को प्रधान बना देते हैं बेटे, उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो समझ में बात आई। अब जो HSSC पूछ सकता है, या हिंदी जिसमें आती है ऐसी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या है, तो बेटे समास शब्द का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम है व्यास। समास का व्यास संक्षिप्त का विस्तृत। दूसरा समास का विलोम होता है विग्रह, है ना, जैसे संधि का विच्छेद, तो समास का विग्रह। और जब दो सार्थक शब्दों को मिलाते हैं तो जो नया बनता है उसे समास कहते हैं। दो सार्थक शब्दों का मेल समास कहलाता है। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं, दोनों पद मिलते हैं समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग कर देना विग्रह कहलाता है। ठीक है बेटे। और समास के भेद पूछा जाए तो समास के मेनली भेद होते हैं 4 और कुल भेद होते हैं 6। क्यों? कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष के ही भेद माने गए हैं। तो याद रहेगा ना, अगर परीक्षा में पूछे कि समास के कितने भेद हैं तो निशान लगेगा 4 भेद हैं। समास के कुल कितने भेद हैं, तो कर्मधारय और द्विगु दोनों को जोड़ दो, फिर आप बताएंगे समास के कुल 6 भेद होते हैं। अगर 6 ऑप्शन ना हो तो निशान लगेगा 4 होते हैं। पहचान लेंगे। अब आगे देखिए, अब हम आगे जो है पढ़ते हैं किसको? एक एक समास को पकड़ लो। ये है अव्ययी भाव समास। तो ध्यान दो बेटे, इसके बाद हमारा है सबसे पहले ये है अव्ययी भाव समास, है ना, अव्ययी भाव समास। इसके बारे में सुन लीजिए, इसकी खास बात क्या है। प्रथम पद, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। बस ये खास बात इसकी याद रखनी है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है,
उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब इसको सुन करके प्रश्न उठा कि अव्यय किसे कहते हैं, तो परिभाषा तो आप जानते हैं, जो शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक इनकी दृष्टि से कभी नहीं बदलते, सदैव एक जैसे रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय का ही दूसरा नाम होता है अविकारी शब्द। क्या होता है बेटे? अविकारी शब्द। तो ध्यान दो, जिसमें पहला पद अव्यय और प्रधान होता है उसे कहेंगे अव्ययी भाव। अब अव्यय किसे कहते हैं? तो ये हमारे अव्यय हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हैं हमारे अव्यय। कौन कौन से? जैसे यथा है ना बेटे, जैसे यथा है ना, प्रति है, बे, नी, उप, अधि, हर, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बेटे अव्यय। तो ध्यान दीजिएगा, ये हैं हमारे अव्यय। जैसे यथा है ना, यथा, प्रति, बे, नी, अधि, हर, भर, आ, अनु, परी, यावत, ये कहलाते हैं बेटे हमारे अव्यय। तो यहां इनसे बनेगा समस्त पद। इनसे क्या बनेगा? समस्त पद। तो जैसे यथा से बन गया यथा शक्ति, है ना, यथा शक्ति। ऐसे ही प्रति से बन गया प्रतिदिन, बे से बन गया बेपरवाह, ऐसे ही नी से बन गया नीधड़क, अधि से अधिनायक। ऐसे ही बेटा हर वर्ष, भरपेट, आजीवन, है ना, अनुरूप। ऐसे ही बेटे पर्यावरण और यावत। यावत जीवन। तो देखो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे अव्यय हैं, ये समस्त पद हैं। और बेटे ये बन जाएगा विग्रह। जैसे मैं कहूं यथाशक्ति का विग्रह क्या बनेगा? बोले शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार ये बनेगा। प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति, दिन दिन के प्रति। ऐसे ही बेटे बेपरवाह, है ना, बिना परवाह के, बिना परवाह के, बिना परवाह के। ऐसे ही नीधड़क, बिना धड़कन के, हैं, बिना धड़कन के। ऐसे ही अधिनायक, नायक के योग्य, है ना, नायक के योग्य। ऐसे ही बेटे हर वर्ष, बोले वर्ष वर्ष, है ना, भरपेट, बोले पेट भरकर। आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। अनुरूप, रूप के योग्य।
ऐसे ही बेटे पर्यावरण है ना, आवरण के चारों ओर, आवरण के चारों ओर, ऐसे ही यावत जीवन, यावत जीवन बोले जीवन जीने तक, तो ध्यान दो बेटे, तो इस प्रकार से ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। अव्यय किन्हें कहते हैं? जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इन दृष्टियों से कभी नहीं बदलते, सदैव एक जैसे रहते हैं, या जिनका पहला पद अविकारी होता है बेटे, तो ये है अव्यय, ये समस्त पद और ये विग्रह है। जैसे मान लो परीक्षा में यूं मिलेगा आपको, परीक्षा में मिलेगा यथा, यथाशक्ति, तो आप जान जाओगे अगर इनमें से कोई भी शब्द मिले ना बेटे, इनमें से कोई भी शब्द, यदि इनसे कोई भी शब्द शुरू होता है, इट मीन्स वो अव्ययी भाव समास है। अब परीक्षा में आ जाए यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार ये विग्रह बनेगा इसका, है ना। अब यथाशक्ति ना आए, यथामति आ जाए, यथामति, यथारूप, यथा तथ्य, यथा पूर्व, है ना, तो भी उसमें अव्ययी भाव समास बनेगा। ऐसे ही प्रति से प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिमान, प्रत्येक, है ना, तो सब में अव्ययी भाव समास बनेगा। ऐसे ही बेपरवाह, कोई भी बे से शुरू हो जाए कोई शब्द तो वो अव्ययी भाव समास बनेगा। ऐसे ही जैसे बेशरम, बेपरवाह, बेलिहाज, बेवफा, तो कोई भी ऐसा शब्द हो जो बे से शुरू हो रहा है, अब बेपरवाह है तो बिना परवाह के, बेवफा है बिना वफा के, बेईमान है बिना ईमान के, बेशर्म बिना शर्म के, तो बेटे उनमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऐसे ही नी से, तो नी धड़क बिना धड़कन के, है ना, नी संकोच बिना संकोच के, निरोग बिना रोग के। ऐसे ही अधि, अधिनायक, है ना, अधिपति, अधिराज, अधिगम। ऐसे ही हर, हर वर्ष, हर माह, हर दिन, हर रोज, भरपेट, भरजेब, भरपूर, भरपाई, भरतू, जो भी भर से शुरू हो रहा है, यदि इन शब्द के अंत में कोई भी सार्थक शब्द है, कुछ भी मत सोचना, निशान लगेगा, वो अव्ययी भाव समास है। इनको याद रखना, यथा, प्रति, बे, नी, अधि, हर, भर, आ, यावत, अनु, परि, यावत। अब जैसे परि है ना, परि, तो परि जमा आवरण, पर्यावरण, इसमें यण संधि हो गई है, पाणिनि का सूत्र लगा ई को यणची। पर्यावरण, परियोजना, परितुष्टि, परिपुष्टि, यावत जीवन, है ना, यावत मरण, यावत यौवन, यावत बाल, यावत वृद्ध, इनसे यदि शुरू हो रहा है बेटे तो वो अव्ययी भाव समास होगा, पक्कम पक्का पहचान लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए जी आगे हम देखते हैं। तो ये एक नियम है इसका अव्ययी भाव समास का। अब अव्ययी भाव समास का दूसरा नियम सुन लो क्या है। यदि किसी शब्द को रिपीट किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं या रिपीट करते हैं तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान दो कैसे, जैसे बेटा मैं लिखूं बातों बात, हाथों हाथ, है ना, रातों रात, बीचों बीच, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा शब्द, दिनों दिन, है ना, कानों कान, फटाफट, धड़ाधड़, ध्यान दो बेटे,
जैसे मैंने ये शब्द लिखे बेटे, देखो अव्ययी भाव समास का ये दूसरा नियम है, यदि किसी शब्द को दोहराया जाए तो भी उसमें अव्ययी भाव समास होता है। देखो बेटे, इसको दोहराया जा रहा है ना, बात बात, हाथ हाथ, रात रात, बीच बीच, दिन दिन, है ना, कान कान, फट फट, धड़ा धड़, इसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो यदि किसी शब्द को दोहराएंगे तो उसमें भी अव्ययी भाव समास बनेगा पक्का। और ऐसे शब्दों का प्रयोग आप लोक व्यवहार में भी करते हो ना, जैसे बोलते हो ना, बातों बात, बातों बातों में झगड़ा हो गया, अरे झगड़े को मार गोली, बातों बातों में प्यार हो गया बातों बातों में प्यार हो गया, हाथों हाथ ब्याह भी हो गया, रातों रात खूंड बाज गया, और बीचों बीच जो आएगा मारा जाएगा, कानों कान किसी को खबर भी नहीं होगी, और दिनों दिन ऐसी घटनाएं घटित होती जा रही हैं, फटाफट समझ लो ना, धड़ाधड़ हो जाएगी। तो ऐसे शब्दों का यूज हम हिंदी में प्रायः करते हैं ना बेटा। तो जब किसी शब्द को रिपीट करना हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा, बिल्कुल पक्का निसंदेह। जहां पर भी शब्द रिपीट दिखाई दे, इट मीन्स वो अव्ययी भाव समास है। अब देखो, जैसे शब्द है एकैक और दूसरा शब्द है एकाएक, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसमें दोहराई नहीं हो रही बेटा, इसमें हो रहा है एक एक, है ना, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास, इसमें अव्ययी भाव समास है। लेकिन इसमें जो समास है वो हो जाएगा द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। एकैक मीन्स एक और एक, एकैक में बनेगा एक और एक, एक और एक, अब बीच में और आ गया, इट मीन्स द्वंद्व समास है, जोड़ा हो गया ना, दोनों पद एक जैसे हो गए, समान हो गए। लेकिन यहां पर जो है रिपीटेशन हो रहा है, तो एक का एक आए तो अव्ययी भाव समास होगा, और एक कई का आए तो द्वंद्व समास होगा। ऐसे ही शब्द आ जाए, बोले 31, 31, 1 और 30, तो इसमें जोड़ा है, इसमें जोड़ा है, तो बेटे यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा, 1 और 30 पहचान लेंगे। तो ये भी बिंदु जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे, इसके बाद एक और खास बिंदु है, तीसरा बिंदु ये है, एक बार क्वेश्चन आया था परीक्षा में कि अव्ययी भाव समास का संबंध किस अलंकार से होता है। तो अव्ययी भाव समास का संबंध, अव्ययी भाव समास का संबंध पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से है। किस अलंकार से बेटे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अव्ययी भाव समास का संबंध किस अलंकार से होता है, तो बिल्कुल पजल नहीं होंगे और आप निशान लगा देंगे कि अव्ययी भाव समास का संबंध पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है, तो एक बार इसको भी देख लो। तो देखो, पुनः प्लस उक्ति, पुनः प्लस उक्ति, दोनों में हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग से परेश्वर आए तो विसर्गों को रह हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। पुनः जमा उक्ति, तो ये विसर्ग हो गया र, आगे है उ, मिला दीजिएगा तो शब्द बनेगा पुनरुक्ति। इस तरह से तो पुनरुक्ति शब्द दो के मेल से बना, पुनः प्लस उक्ति। पुनः माने फिर से, उक्ति माने कहना। तो जब कोई शब्द बार बार आए पर उसका मीनिंग वही निकले तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये भी पुनरुक्ति का एक नियम है, याद रहेगा ना। जैसे मैं कहूं, बोलोगे जो राधे राधे आएंगे शाम भागे भागे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे मैं कहूं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल अरु पात पात पर राधे राधे होय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे होय।
तो यहां पर डाल डाल पात पात राधे राधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो राधे राधे ऐसे ही बोले राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो राम राम जपते रहो, शुभ काम करते रहो, तो रिपीट हो रहा है, इसमें भी पुनरुक्ति का प्रयोग हो जाएगा। पहचान लेंगे बेटे, जिसमें रिपीटेशन हो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे मैं कहूं ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, जरूरी था टोना ढूंढता ढूंढता खुद खो गया, जिसे ढूंढता था खुद हो गया। तो यहां पर भी जो है बेटे पुनरुक्ति का प्रयोग है, और पुनरुक्ति का सीधा सा संबंध किससे है बेटे, तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास से। तो अव्ययी भाव क्लियर हो गया। अब अगले समास में हम प्रवेश करते हैं, देखिए आगे। अब दूसरा जो हमारा समास है बेटे वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये है तत्पुरुष। तो मैंने आपको बताया तत् जमा पुरुष इन दो के योग से बना है, तत् प्लस पुरुष। तो तत् माने होता है वह, जैसे मैं कहूं वह खिड़की है, तत्वातायनम है ना, वह खिड़की है। तो ऐसे ही तत् माने वह, पुरुष माने प्रधान। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। याद रहेगा। और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है, ध्यान दीजिएगा, विभक्तियों का लोप। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष। अब यहां पर दो प्रश्न आपके मन में उठे कि विभक्ति क्या है और लोप क्या है, तो ये और समझिए आप, ध्यान दो बेटे। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, और प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए एक चिन्ह होता है जिसे कहते हैं विभक्ति चिन्ह। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। तो ध्यान दो बेटे, ये हमारे हैं कारक, ये हैं हमारे कारक, और ये है हमारी विभक्ति। विभक्ति चिन्ह, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये है बेटे कारक किसे कहते हैं? क्रियान्वयिति कारकम, जिनका क्रिया के साथ सीधा निकटता का, समीपता का संबंध होता है, उन्हें कहते हैं कारक। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा निकटता का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो ये हमारे कुल 8 कारक हैं। कर्ता का जो चुनाव चिन्ह है वो है ने, ऐसे ही कर्म का को, करण का से या के द्वारा है बेटे, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग, संबंध का के की, का के की, रा रे री, और अधिकरण में और पर है ना, और संबोधन में हे, अरे, अरी, ओ, ये हो जाएंगे हमारे संबोधन कारक। तो ध्यान दो बच्चों,
जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कहते हैं कारक। और हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी बेटे? 8 है। और विभक्ति चिन्ह किन्हें कहते हैं? प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रहारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे आदि कर लेंगे। तो ये विशिष्ट बिंदु है। अब खास बात जिसके लिए मैंने आपको बताया ये कारक, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो विभक्ति चिन्ह ये है, जैसे मैंने शब्द बोला गंगा जल, तो ध्यान दो बेटे ये शब्द है गंगा जल, और आपसे पूछा जाए भाई गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिए गंगा का जल, इस दोनों में देखो इन दोनों के बीच में एक चिन्ह छुपा हुआ है, एक विभक्ति छुपी हुई है। कौन सी विभक्ति है? इनमें से पहचानो। तो ये विभक्ति है। तो गंगा और जल के बीच में चिन्ह छुपा है, कौन सा? का। और ये का किसका है? बोले संबंध का। तो बेटे इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। समास कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा, ये याद रखना है। ऐसे ही आ जाए बोले सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो देखो ये सर्व है और ये श्रेष्ठ है, तो सब में श्रेष्ठ है ना, सब में श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ। तो सब में कहां है? ये रहा में। तो बेटा इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है ना। फिर मैं कहूं जैसे कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है जैसे तुलसी रचित, तुलसी रचित। तो तुलसी रचित इन दोनों शब्दों के बीच में देखिए कौन सा चिन्ह आता है? तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। तो इसमें करण तत्पुरुष समास है। तो समझ गए होंगे आप। फिर मैं कहूं जैसे बलि पशु, तो बलि के लिए पशु, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पद से अलग। तो ध्यान दो बेटे जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और विग्रह करने पर इनका प्रयोग होता है तो उसे हम कहेंगे बेटे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन विभक्तियों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं बेटे? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अब देखो, पहले को छोड़ दो, अंतिम को छोड़ दो, यानी कि बचपन को छोड़ दो, बुढ़ापे को छोड़ दो, जवानी को पकड़ लो, जवानी मेन है। ठीक है, बच्चे चाहते हैं जवान कब होऊंगा, बूढ़े चाहते हैं मैं भी कभी जवान था। तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक जो है ये 6 भेद हैं। पहले को छोड़ देंगे, संबोधन, ये मेन कारक है ना, इनको छोड़ दीजिएगा। तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक ये कहलाते हैं बेटे हमारे तत्पुरुष समास के भेद। तो पहचान लेंगे, आगे देखिएगा इसके बाद। तो सबसे पहला जो भेद है ये है तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो ध्यान दो बेटे, कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? सुन लीजिएगा, जिस तत्पुरुष समास में को, जिस तत्पुरुष समास में को का चिन्ह छुपा हो,
जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति छुपी हो या को का लोप हो उसे कहेंगे कर्म तत्पुरुष। जैसे बेटे, जैसे ग्रामगत, जैसे रथ चालक, जैसे जेब कतरा, जैसे चिड़ी मार, जैसे गगनचुंबी, इन सभी शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जैसे ग्रामगत, तो विग्रह क्या बनेगा? ग्राम को गया, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, जेब को काटने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, गगन को चूमने वाला, यानी कि स्पर्श करने वाला। तो देखो बेटे, इनमें सब में को छुपा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होगा तो उसे हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास होगा, वो कर्म तत्पुरुष समास। तो इन सब में कर्म तत्पुरुष समास है। परीक्षा में आपको यो मिलेगा कि गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में समास कौन सा होगा? दोनों के बीच में देखो कौन सा चिन्ह छुपा है, तो को छुपा है, तो बेटे ये कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है। गांव को, रथ को चलाने वाला, जेब को काटने वाला पहचान लेंगे। चलिए जी, तो आज बस यहीं तक बेटे, ठीक है। इसको अच्छे से जो है पढ़ना, और कल मैं जो है आपको आगे बताऊंगा तत्पुरुष समास के भेद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं, अशोक मिश्र। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए राधे 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 राधे।